का जो है प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज नंबर जो है 34 लाए हैं। तो चलिए देखिए, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं स्टेट के एग्जाम में। तो इसको देर ना करते हुए प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है, मतलब मोटिवेट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। जब आप उनमें प्रतियोगिता की भावना विकसित करेंगे तो वह अंदर से है जो अभिप्रेरित होगा। तो आंसर नंबर जो है आपका सी सही आंसर है, एक का सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि स्किनर का अभिप्रेरण सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है। तो ये जो आधारित है, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा वीडियो में। चलिए देखिए, स्किनर का अभिप्रेरण सिद्धांत आधारित है। तो ये आधारित है आपका बाह्य स्पष्ट व्यवहारों पर जो पुनर्बलन देकर परिवर्तित किए जाते हैं। और दूसरा में दिया है, तो ये भी आपका सही आंसर दिया गया है। और ऐच्छिक व्यवहार की पहचान पर, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त दोनों हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग, इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है, कक्षा को आप किस प्रकार से कंट्रोल में कर सकते हैं उसके बारे में पूछा है। तो प्रजातांत्रिक उपागम के माध्यम से हम कक्षा पर सर्वोत्तम नियंत्रण कर सकते हैं, वह सर्वोत्तम विधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा है कि एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती, क्या चुनौतियां होती है एक शिक्षक के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकार बनाना। शिक्षक हमेशा चुनौतीपूर्ण व्यवहार से गुजरता है कि बच्चे को हम किस लेवल से पढ़ाएं ताकि उसके अंदर रुचि जागे और वह पढ़ने में रुचि लगे, उसे पढ़ने में रुचि लगे। तो ये चुनौतियां हमेशा रहती है शिक्षक को सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में। 6 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे नियंत्रित कार्य करना चाहिए। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। अगर कोई गलती क्लास में हो गया है, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो कभी कभी कुछ ना कुछ त्रुटियां होते रहती है क्लास में, तो उस त्रुटि को तुरंत है जो स्वीकार कर लें कि हाँ हमसे गलती हुई है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वह है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण से जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वह है। तो वह कौन सा है, वह है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु निम्नांकित वर्गों को सम्मिलित किया गया है, किसमें सम्मिलित किया गया है। तो यह महिला को भी सम्मिलित किया गया है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ये इनको भी शामिल किया गया है। तो उपयुक्त आंसर ए और बी दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 9 क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। 9 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, चलिए देखिए 9 नंबर कहा जा रहा है आपसे कि शिक्षण का पहला चरण है। शिक्षण का पहला चरण होता है पहले से योजना बनाना, यह जो है शिक्षक का पहला चरण होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, दो विभिन्न परिस्थितियों में एक ही उद्दीपन पर भिन्न भिन्न अनुक्रियाएं करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है नकारात्मक अंतरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम के एक प्रयोग में पाया गया है कि प्रयोज के भयानक त्रुटियां बंद कर दी एवं समय लगाना कम कर दिया, यह अधिगम किस प्रकार का है। तो यह अधिगम जो होता है यह सूझपूर्ण अधिगम होता है, ऑप्शन नंबर, मतलब सीखने के प्रयोग उपाय, किसी को आप सिखा रहे हैं तो उसमें अगर भयानक त्रुटियां बंद कर दी जाए, जो गलतियां होती है बंद कर दिया जाए एवं समय लगाना कम किया, जितना समय लगता था उसको कम कर दिया जाए, तो वो किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। तो वह सूझपूर्ण अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे अधिक है व्यक्तित्वहीनता का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। तो सबसे कम होने की संभावना जो है
वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर के द्वारा कहा गया था। ये सबसे कम है जो संभावना युग्म को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में। 14 नंबर में कहा जा रहा है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। तो ये जो कहलाती है वो जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता कहलाता है। ये रूढ़िवादिता का मतलब समझ आए, जो पुराने ख्यालात के व्यक्ति होते हैं तो उसे रूढ़िवादी कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में है, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो क्या मनन करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सम्मान से अलग करते हैं? तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में चलिए 16 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 16 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, देख लीजिए थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, चलिए देखिए। 16 नंबर में कहा जा रहा है कि CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। इसका विचार हो सकता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर में। 17 नंबर में कहा जा रहा है कि शिक्षार्थी फैशन को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। तो इसे कहा जा सकता है सामाजिक अधिगम। मतलब जिस परिवेश में बच्चे रहते हैं या शिक्षार्थी रहते हैं, जैसे फैशन को देखा और फैशन शो के देख करके उसी के बारे में सीख गया या कोशिश किया सीखने, तो वैसा सीखने की प्रक्रिया या अनुकरण को क्या कहा जाता है? तो सामाजिक अधिगम कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में। 18 नंबर कह रहा है कि डैश के अतिरिक्त कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। जब परीक्षा नज़दीक आता है तो चिंताएं हो जाती है बच्चों को कि किस प्रकार से हमारा परिणाम कैसा आएगा, बहुत सोचना पड़ता है। तो ये आपका सटीक आंसर हो गया 18 का बी। 19 नंबर में चलते हैं। निम्न में से किसका मिलान उचित है? इसके बारे में कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी है, सामाजिक विकास वातावरण में होता है। ये सही आपका दिया है। अगला क्वेश्चन है 20 में कह रहा है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न का कठिनाई स्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में, सीख लें डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है आपका के लिए, यहाँ पर भराएगा आपको सटीक शब्द बनना है। सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों को दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, इसको भरना होता है आपका। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोग में समानता। लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं, उपकरणों का जो है नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं, और लड़कियां या लड़कियों से आंकड़े को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। तो यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि यह क्या प्रवृत्ति दर्शाती है? तो यह प्रवृत्ति दर्शाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुष और स्त्री की रूढ़िवादी यानी रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। तो यही दर्शाता है, अगर आप विद्यालय में ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप रूढ़िवादी हैं, पुरुष और स्त्री के बीच रूढ़िवादिता का कार्य कर रहे हैं। 23 नंबर है। 23 नंबर में चलिए देखिए 23 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 23 नंबर में आपसे बोला जा रहा है, चलिए देखिए यहाँ है, कह रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उचित सरकारें दलीलें उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ये आपका सटीक आंसर है, बी वाला हो जाएगा। 24 का है। 24 का देखिए, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो सीखने की प्रक्रिया का सबसे प्रथम सोपान कहा जाता है जिज्ञासा। आपके अंदर जब जिज्ञासा रहेगी
तभी आप सीख सकते हैं, अन्यथा आपको सीखने में कोई इच्छा नहीं जाहिर होगी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, परिवार, क्योंकि परिवार ही एक ऐसा चीज़ है जो परंपराओं को हस्तांतरण में योगदान देती है। यानी कोई चीज़ जो आपके पिताजी से आपके दादाजी से आप में एक परंपरा से होते हुए आती है, तो ये परिवार से होता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो इसके बारे में हम बता चुके हैं। जब भी कहे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर इसी का दूसरा नाम है औपचारिक संक्रियात्मक, तो 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच के बालकों की अवस्था को कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये 4 अवस्था बताया गया था एक साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे के माध्यम से, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो आपसे पूछ देगा स्विट्जरलैंड के रहने वाले कौन थे? तो ये थे पियाजे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में। 27 नंबर में देख लीजिए, 27 नंबर फिर पियाजे से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पियाजे के अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, डैश कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है समावेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रवण या सामग्री का शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि करका है इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने से संवर्धित करता है। 29 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 29 नंबर में कह रहा है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ए डैश में भी सहायता करती है। किसमें सहायता? सामाजिकरण में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य किसके लिए होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का मूल मोटिव उद्देश्य यही है कि जो आप आने वाले ज़िंदगी में आपके जीवन में जो व्यवहारिक जीवन है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सके, यही शिक्षा का मूल मोटिव होता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में। 31 नंबर में हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा, चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि मानचित्र में समुद्र पर समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। तो यहाँ से आपका जीएस से संबंधित आ गया। अब यहाँ से जीएस होगा, इसके साथ मैथ रीजनिंग कुछ क्वेश्चन होंगे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आइसोबात कहा जाता है। जब भी मानचित्र पर समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा पूछे तो आपको आइसोबात मारना है। क्या मारना है? आइसोबात। अगर आइसोगोनल की बात करें तो आइसोगोनल है चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोगोनल। वैसी आइसोहेलाइन भी कहा जाता है, पूछा जाता है। समुद्र जल में जो खारापन की समान मात्रा को दर्शाता है तो उसको आइसोहेलाइन कहा जाता है। इसमें नहीं दिया हुआ है आइसोहेलाइन, तो उसे भी जान लें। आइसोहेल दिया हुआ है, देखिए आइसोहेल नहीं है, इसमें भी नहीं है। आइसोहेल होता है सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोहेल। वैसी आइसोनेप के बारे में जान लीजिए। आइसोनेप भी पूछता है, मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोनेप। वही वर्षा से संबंधित जो होता है, वर्षा की मात्रा यानी समान मात्रा में स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोहाइल। तो इसको आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर में है कि पंचतंत्र किसने लिखा? राइटर पूछ दिया है तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचतंत्र बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित होने वाला पुस्तक है, तो इसे भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र जो था उपदेशात्मक और नीतिपरक पुस्तक है। विशाख दत्त द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है उसके बारे में भी जान लीजिए। इन्होंने लिखा था मुद्रा रासस और देवकी चंद्रगुप्तम, इन्हीं के द्वारा विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। वही अगर बहिर्महिर की बात करें तो यह एक खगोल शास्त्री थे। और वही विष्णुगुप्त के बारे में भी पूछ दिया जाता है तो वार शास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त थे, जिसको कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। 33 नंबर में है, निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है यानी निकलती है? तो है नर्मदा और सोन, दो ऐसे नदी हैं जो अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा और सोन।
सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पूरब दिशा में बहती है, प्रवाहित होती है और पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सोन के बारे में जान लीजिए। नर्मदा नदी के बारे में जान लिए। नर्मदा नदी और इसके साथ एक और पूछा जाता है ताप्ती नदी। तो ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन कौन? ये ताप्ती और नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है, पूरब में नहीं बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ये भी याद रखना है। ये दोनों नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक है चंबल के बारे में जान लीजिए। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के समीप जनापाव की पहाड़ी से निकलता है। तो इतना आपको याद रखना है। नदी बहुत सारा है, इसलिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में आप लोग जान लें। 34 नंबर आपका है जो मैथ से संबंधित है। कह रहा है किसी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है, यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप निकालना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने का मौका मिलेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ऐसा इसी टाइप का मैथ पढ़ना है तो हम प्रोवाइड कर देंगे वीडियो बनाकर आपको। तो चलिए देखिए 34 का सिर्फ आंसर जान लीजिए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। 35 नंबर में देखिए, यह भी है आपका जीके से। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे संवैधानिक सलाहकार? तो बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव कहा जाता है, संवैधानिक सभा के सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान सभा के जब निर्माण हुआ था तो कैबिनेट मिशन जो आया था उस पर प्रस्ताव पारित हुआ। संविधान सभा की अगर प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद के नेतृत्व में उसकी अध्यक्षता में हुआ था। और फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों बातें याद रखें। अस्थायी तौर पर पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एगो 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी थे। उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है तो इसको आप याद रखेंगे, एच.सी. मुखर्जी। वही संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, अंतिम बैठक, जिसमें से 284 तत्काल उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर कर अंतिम रूप से इसमें भाग लिए थे। 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 मई 1952 तक संविधान सभा का अंतरिम सदस्य के रूप में कार्य किया गया। संविधान सभा दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम जो है एम.एन. राय ने किया था या एम.एन. राय ने रखा था। अलग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 36 नंबर में। 36 नंबर में कह रहा है कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। इसकी अगर बात करें हम तो इसमें से IMF को पूछा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के माध्यम से। हरा सूचकांक MFI पर्यावरणीय प्रदर्शन और आकलन करने के लिए व्यवहारिक एक उपकरण है, उसका नाम रखिएगा MFI। अगला क्वेश्चन है जो रीडिंग से संबंधित है, 37 नंबर में देख लीजिए। 37 नंबर में इसमें क्या करना है, 5 5 5 गुना कीजिएगा तीनों को, 5 5 25 25 125। यहाँ 125 आ गया तो 7 7 7 में गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 343। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 38 नंबर भी कह रहा है कि आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। कौन इसमें बदलें कि इसका आंसर सही आ जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 और 44 को अलग अलग स्थानों पर, इसको 29 यहाँ हर से हटा करके 44 पर रखेंगे, 44 को यहाँ से हटा करके यहाँ रख देंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में। 39 नंबर में भी देख लीजिए। पहले 11 है, 11 में से 2 घटा दिया है ना, फिर इसमें 6 जोड़ दिया, फिर 2 घटाया, फिर 6 जोड़ा, फिर अभी 2 घटाएंगे तो 17 आ
आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। 40 नंबर में देख लीजिए 40 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 40 नंबर में रीजनिंग से संबंधित है, तो आप लोग बनाइए। कह रहा है कि यह प्रश्न सूचक स्थान पर क्या होगा। एम 13 होता है, 13 दो 15, 15 दो 17। देखिए जोड़ रहा है दो दो करके, तो 17 दो कितना होगा 19, 19 कितना होता है आर 18 एस 19, नहीं मालूम चल रहा है, दो दो करके जोड़ना है। हाँ आर 18 एस 19, देखिए एस 19 यहीं से पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 40 का सी। 41 नंबर में देख लीजिए, 41 नंबर में कह रहा है ब्लड रिलेशन से है, तो इसको बनाने का प्रयास करेंगे शॉर्ट स्क्रीन लेकर। पति की माँ होगा इसमें। केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं केकड़े, तो अर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अर्थोपोडा के अंतर्गत जो आते हैं केकड़े आते हैं। अर्थोपोडा संघ जो होता है जंतुओं में पाद संधि युक्त होते हैं, अर्थात इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। इसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है और ये प्रायः एक लिंगी होते हैं और निषेचन शरीर के अंदर होता है अर्थोपोडा के में। कीटों की बात करें तो कीटों में जो होता है 4 पंख होते हैं। केकड़े के 5 जोड़े चलन पद होते हैं, यानी 5 जोड़े माने पंदुनी 10 पैर होता है केकड़े को, और एक जोड़ा जो होता है संवृत्ति संयुक्त नेत्र होता है, एक जोड़ा यानी 2। केकड़े के गिल्स द्वारा सांस लेता है। अगर पूछ देगा कि केकड़े सांस कहाँ से लेता है, तो गिल्स के माध्यम से सांस लेता है। 43 नंबर में चलते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नहीं के बात कर रहा है तो एनोड रे, ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बल्कि एक्सरे, इंफ्रारेड और सूक्ष्म तरंगे, ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में अगर बात करें तो इस किरण यानी एनोड रे किरण की खोज जो है इसका पता लगाया गया था 1886 में गोल्ड स्टील से एगो थे वैज्ञानिक, अर्थात गोल्ड स्टीन नाम का, माफ़ कीजिएगा, गोल्ड स्टीन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1886 ईस्वी में इनका खोज किया था। ये किरणें जो होती है धनात्मक होती है, ये प्रतिदीप्ति और स्फूर्ति दीप्ति उत्पन्न करती है ये किरणें, और ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इजराइल की मुद्रा क्या है। तो इजराइल की मुद्रा को कहा जाता है न्यू शेकेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेसेट की बात करें तो इजराइल की संसद का नाम जो है नेसेट है। इजराइल की संसद का नाम पूछ देगा तो क्या है नेसेट। बैथलहम इजराइल का एक नगर है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। मोसाद नाम सुने होंगे अभी। मोसाद इजराइल की गुप्त संस्था को कहा जाता है, यानी गुप्तचर को कहा जाता है मोसाद। तो आपसे अगर पूछे कि इजराइल के गुप्तचर को क्या कहा जाता है, तो मोसाद के नाम से जाना जाता है। हमास के बारे में भी फिलहाल में चर्चा रहा था कि हमास फिलीपीन की एक आतंकवादी संगठन है जो भी हाल ही में से इजराइल पर हमला किया था और दोनों में कन्फ्लिक्ट हुआ। यरूशलेम शहर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों के पवित्र स्थल है। कहाँ? यरूशलेम में। और यरूशलेम की स्थापना जो हुई थी 18 मई 1948 ईस्वी को हुई थी। 1948 फिलिस्तीन के विभाजन को करके कर दिया। जिस प्रकार से भारत के विभाजन से पाकिस्तान बन गया, उसी प्रकार से है फिलिस्तीन को विभाजित करके जो है इजराइल की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर में। 45 नंबर कह रहा है एक संख्या स्वयं का 25% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाते होंगे। माना कि कोई संख्या x है, इसका मान लीजिए 25% निकालेंगे और 60 अधिक गुने x बटा दोनों घटा दीजिए, x माइनस x का 25/100 बराबर 60, और x का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका 80 निकल के चला आएगा। 46 नंबर में है मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई है। कौन बन गई है? तो अस्ता कृष्णमूर्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल की प्रोफेसर जो है डॉक्टर जयंती गुप्ता को जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए और उनके काम करने के लिए नीदरलैंड में विज्ञान की सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है। तो जयंती गुप्ता के बारे में ये भी जान लीजिएगा। जयंती लिखा जाता है, कहीं कहीं जयातिया गुप्ता लिखा जाता है, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जॉन फॉस, इसके बारे में भी जान लीजिए। जॉन फॉस को 2023 में साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। कुष्ठ रोग देखभाल के लिए डॉक्टर अतुल प्रसाद को, है ना, अतुल शाह कुष्ठ रोग को देखभाल किए थे
और परिवर्तन कार्य किए थे, जिसके कारण से इन्हें वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन है 47 नंबर में। देखिए इसको बनाएंगे। कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात किया जिसका जो है मूल है 3 + √5। तो आपका आंसर हो जाएगा 47 का ए, क्योंकि आप निकालेंगे, आप तोड़ेंगे इसको तो इतना आपका आ जाएगा 1 फैक्टर। 48 नंबर में कहा जा रहा है कि 48 नंबर में पुणे झांसी से बड़ा है। तो ये भी रीजनिंग से संबंधित है, जिसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चित्तौड़ सबसे छोटा हो जाएगा इसमें। 49 नंबर में देखिए 49 का जो है बी आ जाएगा आंसर 13 वर्ष। इसको बनाएंगे आप लोग। और 50 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 को कह रहा है, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। तो ये सभी को आप जोड़ दीजिएगा तो 28 आ जाएगा आंसर। योगफल पूछ रहा है तो जोड़ होगा। तो 50 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है स्टेट का टेस्ट सीरीज है जो आज समाप्त हो गया। फिर अगले हम जो है अगले सेट में हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया करके लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले ही टॉपिक के साथ अगले सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।